जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 6 मई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मैड्रिड ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कैस्पर रूड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मैड्रिड ओपन है यह टेनिस से संबंधित है। तो 2025 में जो मेंस सिंगल्स का टाइटल है ये जीता है कैस्पर रूड ने। चलिए अब हम मैड्रिड ओपन के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो 2025 में इसमें पुरुषों का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है और महिलाओं का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। दोस्तों जो मैड्रिड ओपन है यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि जो मिट्टी का कोर्ट होता है उस पर यह खेला जाता है और इसका आयोजन स्पेन के मैड्रिड शहर में किया जाता है। तो मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है नॉर्वे देश के कैस्पर रूड ने, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। और वुमेन्स सिंगल्स का जो टाइटल है ये जीता है बेलारूस की आरियाना सबालेंका ने, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। मैड्रिड ओपन का जो फर्स्ट एडिशन था ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। दोस्तों अब हम टेनिस की अन्य प्रतियोगिताओं के विजेता भी डिस्कस करते हैं। तो चेन्नई ओपन 2025 के विजेता हैं किरियन जैकवेट, जो कि फ्रांस के हैं। और किरियन जैकवेट ने दिल्ली ओपन 2025 का खिताब भी जीता था। और बेंगलुरु ओपन 2025 को जीता है ब्रेंडन होल्ट ने, जो कि अमेरिका के हैं। और महाराष्ट्र ओपन 2025 को जीता है डेलिबोर स्वेरसीना ने, जो कि चेकिया की हैं, यानी चेक रिपब्लिक की हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की अगर हम बात करें तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है मेडिसन कीज ने, जो कि अमेरिका की हैं। अभी हाल ही में मियामी ओपन का आयोजन भी हुआ था, तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है जकूब मैनसिक ने, जो कि चेक रिपब्लिक के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है आरियाना सबालेंका ने, जो कि बेलारूस की है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका बिहार। तो बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है 4 मई 2025 को। ठीक है। और इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन हो रहा है, इस बार इसका 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन होना है 4 से 15 मई 2025 तक। इसका आयोजन बिहार के 5 शहरों में किया जाएगा: पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मस्कट यानी शुभंकर क्या है? गज सिम्हा, जो कि हाथी और सिंह का एक मिश्रण है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। ये जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है इसमें 10,000 से अधिक युवा एथलीट शामिल होने वाले हैं। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत है वो 2018 में की गई थी। तो पहले इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स बोला जाता था, लेकिन 2019 में इसका नाम बदला गया और इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो 6 पिछले संस्करण हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला संस्करण दिल्ली में हुआ था 2018 में, फिर पुणे में 2019 में, गुवाहाटी में 2020 में, पंचकुला में 2021 में, भोपाल में 2023 में और तमिलनाडु में 2024 में इसका आयोजन हुआ। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किसने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा DRDO। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप क्या होती है। तो इसे हाई एल्टीट्यूड एयरशिप भी बोला जाता है। तो यह विशेष प्रकार की गुब्बारे जैसी संरचना होती है। ठीक है। तो यह पृथ्वी की जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर होती है, यानी कि करीब 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये उड़ते हैं और इनका काम होता है खुफिया निगरानी रखना। संचार में इसका उपयोग किया जाता है, मौसम विज्ञान में और रक्षा उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऊपर की तरफ यानी कि 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं और वहाँ से खुफिया निगरानी रखते हैं। DRDO ने ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का परीक्षण किया है, ये परीक्षण किया है मध्य प्रदेश के शिवपुर में स्थित परीक्षण स्थल में। यह अत्याधुनिक एयरशिप एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा के द्वारा डेवलप की गई है। इसे लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक
उड़ाया गया था। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण देने पर सहमति जताई है? आंसर हो जाएगा अंगोला। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंगोला के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हुए थे। तो अंगोला के राष्ट्रपति का नाम है जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको। तो ये भारत की यात्रा पर आए थे। तो इसी यात्रा के दौरान ये समझौता हुआ है, सहमति बनी है कि भारत अंगोला के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। और आपको याद रखना है कि जो अंगोला के राष्ट्रपति आए हुए थे भारत की यात्रा पर, तो ये अंगोला के किसी भी राष्ट्रपति की 38 साल बाद भारत की यात्रा है। अंगोला अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 123वां मेंबर बना है, 123वां देश बना है। अंगोला की अगर हम बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ पर स्थित है दोस्तों अंगोला। दोस्तों यह देश पेट्रोलियम तेल और हीरे के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी है लुआंडा और यहाँ की करेंसी है क्वांचा। और राष्ट्रपति अभी हमने डिस्कस किया है कि जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कलिंगा सुपर कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा FC गोवा, यानी फुटबॉल क्लब गोवा ने कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो FC गोवा ने फाइनल में जमशेदपुर FC को 3-0 से हरा करके कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब जीत लिया है। इस बार इसका 5वां संस्करण हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा। और इसका जो फाइनल मुकाबला हुआ था, ये हुआ था ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा स्टेडियम में। दोस्तों कलिंगा सुपर कप की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। 2018 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इस प्रतियोगिता को फेडरेशन कप की जगह शुरू किया था। ठीक है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। इस सुपर कप में 16 टीमें भाग लेती हैं। कलिंगा सुपर कप के जो पिछले संस्करण हैं उनको देख लेते हैं। तो 2018 में इसका आयोजन हुआ था, पहली बार बेंगलुरु FC ने इसको जीता था। 2019 में FC गोवा ने, 2023 में ओडिशा FC ने, 2024 में ईस्ट बंगाल ने और 2025 में FC गोवा ने कलिंगा सुपर कप का खिताब अपने नाम किया है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किस देश ने सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा UAE। तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो अगला शैक्षणिक वर्ष होगा उसमें UAE की सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। UAE की बात करें तो यह पश्चिम एशिया में एक इस्लामी अरब देश है और यह 7 अमीरातों का एक संघ है। राजधानी इसकी अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अप्रैल 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम भारत की यात्रा पर आए थे और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के द्वारा दुबई UAE में अपना एक कैंपस स्थापित किया जाएगा। विदेशियों के लिए UAE ने अभी हाल ही में ब्लू वीज़ा को लॉन्च किया है। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। इसमें भारत सहित 12 देश शामिल। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की 12 सदस्यीय टीम ने हाल ही में किस पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है? आंसर हो जाएगा माउंट मकालू। तो दोस्तों ITBP की 12 सदस्यीय टीम ने विश्व की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी माउंट मकालू पर अभी हाल ही में सफलतापूर्वक फतह हासिल की है। और माउंट मकालू की ऊंचाई कितनी है? 8,485 मीटर की। दोस्तों माउंट मकालू की अगर हम बात करें तो यह नेपाल में स्थित है और यह महालंगुर हिमालय में माउंट एवरेस्ट के दक्षिण पूर्व में 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह नेपाल और चाइना की सीमा पर स्थित है।
दोस्तों अब हम विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को डिस्कस करेंगे। तो पहले स्थान पर है माउंट एवरेस्ट। ये हिमालय श्रेणी के अंतर्गत है और इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर और यह नेपाल और चाइना में फैला हुआ है। K2 की अगर हम बात करें तो यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। 8,611 इसकी ऊंचाई है, यह भारत में है। कंचनजंगा हिमालय श्रेणी में है और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर की और यह भारत नेपाल में है। और लिहोत्से ये हिमालय श्रेणी के अंतर्गत है। 8,516 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह नेपाल चाइना में है। मकालू की बात करें तो यह हिमालय श्रेणी के अंतर्गत है। 8,485 इसकी ऊंचाई है, यानी मीटर में इसकी ऊंचाई है और नेपाल चाइना में फैला हुआ है। चोओऊ ये हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। 8,201 इसकी ऊंचाई है और नेपाल चाइना में है। धौलागिरी ये हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। 8,167 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये नेपाल में है। और मानसलू ये हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। 8,163 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये नेपाल में है। नंगा पर्वत हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है और 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये पाकिस्तान में है। अन्नपूर्णा ये हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है और इसकी जो ऊंचाई है 8,091 मीटर है और ये नेपाल में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के पहले गोल्ड मेल्टिंग एटीएम को कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है गोल्ड सिक। तो उसके द्वारा अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित गोल्ड मेल्टिंग एटीएम का अनावरण किया गया है। यानी इस एटीएम के जरिए कोई भी व्यक्ति सोना खरीद सकता है और सोना बेच भी सकता है। अगर कोई अपना सोना बेचता है तो ऐसी स्थिति में जो ग्राहक है वो मशीन में अपना सोना जमा करेगा, मशीन उसको पिघलाएगी और सोने की शुद्धता का परीक्षण करेगी। फिर इसके बाद उस सोने का मूल्य आपको बताएगी, ठीक है, और जो राशि बनेगी वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इस प्रकार का एटीएम हैदराबाद में स्थापित किया गया है गोल्ड सिक्का के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस भारत की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें ऑन बोर्ड एटीएम लगाया गया है। डल झील में तैरते एटीएम की सुविधा एसबीआई ने अभी हाल में शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन बना है जिसने जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास किया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने जीनोम संपादित यानी कि जीनोम एडिटेड चावल की किस्मों का डेवलपमेंट किया है, यानी कि नई प्रकार की किस्में बनाई गई हैं चावल की जिसमें जीनोम को संपादित किया गया है। तो ये जो नई प्रकार की चावल की किस्में बनाई गई हैं इनके नाम क्या हैं? तो इनके नाम है DRR राइस 100 यानी कमला और पूसा DST राइस 1। तो ये दो प्रकार के चावल डेवलप किए गए हैं अभी हाल ही में। तो ये किसने लॉन्च किए हैं या किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के द्वारा डेवलप किए गए हैं। जीनोम क्या होता है? तो जीनोम किसी भी जीव के आनुवांशिक पदार्थ का पूरा सेट होता है जिसमें उसकी सारी जानकारी होती है। जैसे आपके शरीर में कोशिकाएं हैं तो कोशिकाओं में जीनोम पाया जाता है जिसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन है, भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के बोर्ड में अस्थायी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया है, ठीक है। तो परमेश्वरन अय्यर 9 मई 2025 को जो IMF की बैठक होगी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की। तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वित्तीय संगठन है। इसका उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और दुनिया भर में गरीबी को कम करना। इसके मेंबर की अगर हम बात करें तो 191 मेंबर हैं। तो 190 तो संयुक्त राष्ट्र के देश हैं और इसके अलावा जो कोसोवो है वो भी इसका मेंबर है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा इसकी प्रबंध निदेशक हैं और प्रथम उप प्रबंध निदेशक हैं गीता गोपीनाथ। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें या स्टडी कर की जो वेबसाइट है स्टडी कर आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट मिल जाएगी। तो उस पर जा करके आप बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं जिसमें पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा।
इसके लिए कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 300। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एंथनी अल्बनीज़ किस देश के फिर से पीएम बने हैं? ऑस्ट्रेलिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 151। लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सिंगापुर। शिवानंद स्वामी का निधन हो गया है, वह कौन थे? योग गुरु। और लखकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2024-25 के सेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी किसे चुना है? सुभाषिस बोस को। विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना। भारत में किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जा रही है? तो नागया लंका आंध्र प्रदेश में। फोर्ब्स डब्ल्यू पावर लिस्ट 2025 में किसे शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ। यानी बहुत सारे नाम है लेकिन इसमें प्रमुख है गीता गोपीनाथ। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में किसे शामिल किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख कृषि क्रांतियां डिस्कस करेंगे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है इंडिया में, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर या मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। तो लगभग सभी लोगों ने ये आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 MCQs की ई बुक भी मिल जाएगी। दोस्तों ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसके पैकेज को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। 2025 की ई बुक भी आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की सभी ई बुक मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इनको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं।